राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर एक चरण में मतदान हो रहा है और इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच में है। यह सीट पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद में खाली हुई थी। अंता उपचुनाव को वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पार्टियों ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर भरोसा करेगी। तो आज चर्चा इसी पर हम करेंगे और चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले अपने तमाम मेहमानों का परिचय मैं करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर सुरेश गर्ग जी हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से करणवीर सिंह जी हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एकलव्य सिंह जी जो है हमारे साथ में बतौर विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एकलव्य जी आपका रुख करूंगी। एक रिएक्शन जरूरी हो जाता है क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज ने सबका ध्यान खींचा है, लगभग 80 से 81% के बीच में बताया जा रहा है, लगभग की मैं बात कर रही हूँ। क्या रिएक्शन? देखिए नुपुर जी, मुझे लगता है कि इस बात को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से जितनी भी पार्टीज़ हैं और जो नरेश मीणा जी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इन सब ने बहुत अच्छा चुनाव एक तरह से लड़ा है और इसीलिए उन्होंने शायद अपने जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं उनको एक तरह से मोटिवेट कर सके। और आप देखिए कि ये चुनाव भी बहुत ही सुचारू रूप से हुआ। मतलब कुछ लोग तो कह रहे थे कि क्या इस चुनाव में भी एसडीएम्स को कहीं हेलमेट पहन के तो नहीं आना पड़ेगा, ना कोई थप्पड़ कांड हुआ, ना कोई गुस्सा कांड हुआ। तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से ये चुनाव हुआ। और ये ज़रूर है कि ये एक चुनाव आयोग की भी सफलता है जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब बिना किसी कमियों के, बिना किसी परेशानी के इस तरह से लोग आके शांति प्रिय तरीके से उन्होंने अपना मतदान करा, तो ये अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल। चलिए बीजेपी के सुरेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। हर पहलू पर, हर तस्वीर पर बात होती है और सबसे पहले इस सवाल को पूछने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सच बेधड़क किसी भी तरह से किसी सट्टा बाजार का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन जब जब चुनावों की बात होती है तो फलौदी के सट्टा बाजार का जिक्र होता है और खासतौर पर तब जब मतदान हो जाता है, जब नतीजे आते हैं, तब तो ज्यादा ही चर्चा होती है। और ऐसे में फलौदी का सट्टा बाजार की मैं बात करूं तो सट्टा बाजार में जो है कांग्रेस को लेकर के फेवर में बताया जा रहा है, प्रमोद जैन भाया को लेकर के। ऐसे में क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज? हालांकि हम नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं, सबके अनुमान है। देखिए, हमारी मेहनत और हमारा प्रत्याशी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक भ्रष्टाचारी प्रत्याशी और एक गरीब परिवार का ईमानदार प्रत्याशी। जनता उसी को चुनती है जो ईमानदार होता है। अगर जनता भ्रष्टाचारी को चुनती तो 2023 के अंदर भी वापस उसको जिता के भेज देती। तो आज एक ईमानदार छवि वाला व्यक्ति और एक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन ने वहां पे काम किया है, जिस तरीके से धरातल पे हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सुमन मोरपाल सुमन निश्चित रूप से जीत के आएंगे। और जितने भी एग्जिट पोल वगैरह, जैसे अभी बिहार के भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, यहाँ के भी आ रहे हैं, अन्य जगह से फलौदी सट्टा बाजार का ऊपर नीचे चलता रहता है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी मेहनत और स्वच्छ छवि, एक भ्रष्टाचारी के अगेंस्ट में एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को उतारना, ये सब चीजें हमारे पक्ष में है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आएगा। ठीक है, आपका दावा भी है, मेहनत भी दिखी है। अब देखना यह है कि 14 तारीख को अंता की जनता क्या कुछ अपना फैसला सुनाती है। और कांग्रेस के करणवीर सिंह जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। करणवीर जी, ठीक है, आप लोगों ने भी काफी कुछ मेहनत की है, गहलोत साहब भी जाते हैं और पूर्व डेप्यूटी सीएम यानी कि पायलट साहब भी जाते हैं। हर तरह से हर कास्ट को ये कहा गया है कि साधने की कोशिश की है, लेकिन जब जब 2023 की तस्वीरें देखते हैं डर तब भी लगता है। और अभी तो नरेश मीणा को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस को झटका ना दे दे 14 तारीख को। क्या लगता है? नुपुर जी, डर तो
इस सरकार को लगना चाहिए, सरकार चुनाव में गई है। इन्होंने कुछ शब्द यूज किए, मेहनती, ईमानदार प्रत्याशी। ये वही मेहनती और वही ईमानदार है जिसका विधायकी कैंसिल हुई है, एक प्रत्याशी वो भी था, और बार बार झूठे आरोप लगा के भग जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ साबित करते हैं ना, आपके पास 2 साल सरकार थी, आपने कितने का आरोप साबित कर पाए? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे और जनता को के मुद्दों से ध्यान हटाने की आप लगातार कोशिश करेंगे। 2 साल तक इनकी सरकार के अंदर इनके विधायक रहे, अंत के अंदर एक काम की फली फोड़ने का काम इन्होंने किया नहीं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आप बताइए ना, 2 साल तक आपके विधायक वहां सिटिंग थे, कितनी सड़कें बना दी, कितना उन्होंने विकास का काम कर दिया। अब बड़ी बड़ी डिंगे हाँ किया है। अरे आपके शिक्षा मंत्री वहां जाने लायक नहीं है, उनको प्रचार में जनता ने वहां फेस नहीं कर पाएगी। जनता को किस मुंह से फेस करें? और कौन से आप घोषणाएं करी आए वहां, चाहे वसुंधरा जी की बात हो, चाहे भजनलाल जी की बात हो, चाहे तमाम संगठन, सत्ता और संगठन की बात हो, लगातार ये प्रत्याशी के लिए वेट करते रहे। वसुंधरा की भजनलाल से नहीं बन रही, भजनलाल की वसुंधरा से नहीं बन रही, और इस बार तो दिल्ली भी पर्ची से नहीं आई। एन मौके पर प्रत्याशी लेके आए, न चुनाव के लड़ने के लिए इनके पास मुद्दे थे, घुमा फिराकर एक ही चीज को इन्होंने विषय लेकिन अभी तो घुमा फिराकर प्रमोद जैन भैया को मैदान में उतार देते हैं। करणवीर जी, आप लोगों के पास कौन से ज्यादा ऑप्शन थे? जाने दीजिए, आप बीच में ब्रेक क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बीच में मैं नहीं, तो आपकी आपको ये बात का कह रहा जवाब दे रही हूँ। हूँ, जिस तरीके से मशीनरी का उपयोग करके चुनाव लड़ा है, शांत रहिए, नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एकलव्य जी, बिल्कुल मैं आपके पास में आऊंगी। ठीक है, पहले ही स्वीकार कर लिया कि वही मशीनरी का दुरुपयोग। हम आना आज से 10 दिन पहले भी बोल के आए थे, चुनाव आपके आज से 10 दिन पहले भी यही बोल के आ रहे थे कि ये वोट चोरी का आरोप और मशीनरी दुरुपयोग, ये चीज आरोप लगाएंगे वो दिख रहा था। नहीं लड़ा है, वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री जी वही थे, उनकी साख पे लड़ा गया है, वो सामने आ जाएगा, शांत रहिए। ठीक है, एकलव्य जी मैं आपके पास में आऊंगी। हमने पहले रिएक्शन की बात की, अब जरा कंपैरिजन पर भी बात कर लेते हैं। 2025 का कंपैरिजन ज्यादा दूर नहीं करते, 2023 से कर लेते हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं दिख रहा। 2023 की लगभग जो 80.3% तब वोटिंग परसेंटेज रहा, और अभी का भी 80 से 83 के पास में। कैसे कंपैरिजन को देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है नूपुर जी कि जो वोटर टर्नआउट है वो लगभग जो पिछली बार था उसके आसपास ही है, और मेरी जो व्यक्तिगत समझ है इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। परंतु जो अभी बातें कही गई उस पर 1-2 छोटी मोटी बातें थी। जैसे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी में और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनमें आपस में बन नहीं रही थी, वो आपस में उनकी लड़ाई है इसलिए कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देखिए, सच्चाई क्या है कि वहाँ पे जो 2 बार इतने बड़े रोड शोज ऑर्गेनाइज करे गए, तो कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी के एक तरह से एक अनुशासन के संस्कारों को दिखाता है कि वहाँ पे जब कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो कैसे हर नेता और पूरा संगठन, इससे क्या है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे इलेक्शन को जितवाने या हरवाने के लिए, उनसे उस कार्डर में बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। क्या कांग्रेस को किसी ने रोका था इस तरह की रैली करने के लिए? एक रैली हुई थी इनके बहुत बड़े नेता की, जिनको बीच में वहां से जाना पड़ा। तो ऐसे हालात, मतलब, तो देखिए ये तो समस्याएं दोनों ही तरफ होंगी। और नुपुर जी, आपके इसी पटल पे बैठ के हमने बहुत डिस्कशंस करे हैं कि ये वसुंधरा राजे जी का जो, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, हड़ौती क्षेत्र है, इसमें वसुंधरा राजे जी का जो कद रहा है, और उसके अलावा ये मतलब सरकार के जो कार्य हैं उसके ऊपर भी जनता एक तरह से इसमें वोट देगी। प्रमोद जैन भाया जो हैं वो भी एक बहुत अनुभवी लीडर हैं, 5 चुनाव लड़ने का उन्हें अनुभव है। जब वो जीते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, हारे हैं तो छोटे मार्जिन से हारे हैं। उसी तरह से नरेश मीना जो हैं, वो उन्होंने जो मतलब मीना समाज में पिछले 1-2 वर्ष में अपनी साख बनाई है, वो कितनी सेंधमारी कर पाएंगे, उससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो एक तरह से विचारधारा रही है वो कांग्रेस से जुड़ी रही है। परंतु नूपुर जी, एक बात जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, उसके अलावा जब आचार संहिता लगने के बाद भी इस पर इसीलिए शायद डिस्कशन भी नहीं हुआ, कल रात को जो दिल्ली का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, देखिए वहाँ पे जो है, जो ये जो पूरा चुनाव है ना, वहाँ पे नुपुर जी बेसिकली जातीय समीकरण को साधने पे लड़ा गया है। वहाँ पे जो SC ST वोट्स हैं और जो माली समाज के जो वोट हैं, वो लगभग सब 30 से 50 हज़ार के ब्रैकेट में हैं। परंतु ये जब इस तरह की कोई आतंकवादी घटना होती है ना देश में, तो कोई माने या नहीं माने, ये इस तरह की ये कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे हिंदू समाज को एक फोल्ड में लेके आती हैं।
तो जैसे कहते हैं ना हम कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहते हैं कि भाई हमें आखिर किस तरफ वोट देना, जिन्हें हम अंग्रेजी में फेंस सिटर्स भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका फायदा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब बीजेपी के पक्ष में जाएगा। सुरेश जी, मैं आपके पास में आऊंगी। पहले तो आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उसका रिएक्शन भी मैं मांगूंगी, लेकिन इसके अलावा अनुशासन एकता की तस्वीरें आप लोगों ने दिखाई, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि हम हर पहलू पर, हर तस्वीर पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने उपचुनावों में जो प्रीवियस रहे उनमें रिकॉर्ड भी अच्छा रहा, 7 में से कई उपचुनाव आप लोगों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की काफी उपचुनावों को लेकर के, उनके नतीजों को लेकर के तारीफ भी होती है, लेकिन पूर्व सीएम की अग्नि परीक्षा भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो मेहनत से, दिल से काम करता है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है साहब। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार की मुख्यमंत्री है, क्षेत्र की विधायक है, उनका बेटा वहां का सांसद है, तो क्यों नहीं मेहनत करेगी? मुख्यमंत्री क्यों नहीं मेहनत करेंगे? सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि साहब वहां पे क्या काम किया, मैं बता देता हूँ। 174 करोड़ रुपए की 41 किलोमीटर की मांगरोल वाली जो मांगरोल 12 वाली रोड है वो वहां पे हुआ। 65 करोड़ रुपए की लागत का अंता वाली रोड है, वो काम हुआ। 15 करोड़ की मऊ लालकोटी रोड है, वो बनी। एक तस्वीर मैं भी दिखा देती हूँ सुरेश जी, 300 करोड़ रुपए का। एक तस्वीर मैं भी दिखा देती हूँ। साकली गांव का क्या हुआ? साकली गांव के अंदर वो पता लगा है तो 2-3 दिन में वो काम चालू हो जाएगा। हम देखिए हमारे पास में तो देखो काम में विश्वास करते हैं हम, आश्वासन देने में विश्वास नहीं करते। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे हमारा घोषणा पत्र के अंदर जो भी काम है। हाँ, सातली गांव का मान रहे हैं कि बिल्कुल सही है सातली गांव का, लेकिन मुझे ये बता दीजिए क्या वो 2 साल के अंदर ही रोड खराब हुई थी या 2 साल में नहीं बनी थी? इससे पहले तो क्षेत्र में मंत्री थे ना वो, 5 साल तक खान मंत्री। मुख्यमंत्री से पूछिए भैया, 5 साल तक खान मंत्री था ना वहाँ पे। पिछले 10 इससे ये साबित होता है कि वो 5 साल तक भ्रष्टाचार किया। किसकी जिम्मेदारी है? नूपुर जी, इससे ये साबित होता है कि वहां पे खान मंत्री जी ने केवल खान घोटाले किए, सड़क नहीं बनाई। 5 साल तक सड़क नहीं बनाई, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष दे रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष दे रहे हो। 5 साल तक आप वहां पे थे ना, आप क्यों नहीं सड़क बनाई? सरकार क्या ये 2 साल के अंदर खराब हुई है सड़क? क्या 2 साल के अंदर सड़क खराब हुई है क्या? इसका मतलब ये है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने केवल पैसा खाया है। हम सड़क बनाएंगे हम। ठीक है करणवीर जी, आपके पास में होंगे सवाल हर पार्टी से होंगे। जुमलों के पुल बनाए, सड़क में आशीर्वाद दे रही है, सब बातों में पुल बनाए नहीं हैं, बनी, कुछ नहीं हो। ये दिख रहा है। चुनाव के अंदर 5 भारतीय जनता पार्टी ठीक है सुरेश जी, एक मिनट। बातों का करणवीर जी, मैं आपके पास में बनाए हो, लेकिन जनता तो हमें आशीर्वाद दे रही है साहब। ठीक है करणवीर जी, सवाल सबसे होंगे, बराबर होंगे। जनता ने तो अपना फैसला हालांकि लॉक कर दिया है, 14 तारीख को साफ हो जाएगा किसके फेवर में तस्वीरें रहेंगी। लेकिन करणवीर जी, जब साकली की बात होती है तो सिर्फ बीजेपी से सवाल नहीं होंगे, कांग्रेस पर भी होंगे, क्योंकि प्रमोद जैन भाया जो है वहीं से मंत्री भी रहे, हाड़ौती में उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। ऐसे में आरोप तो आप लोगों पे भी लगना तय है। मतदान हो रहा था, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। साकली गांव के लोगों ने लगातार विरोध किया। इससे पहले चुनाव के अंदर भी कुछ लोग चुनाव का बहिष्कार करने आए थे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। प्रशासन सुन लीजिए ना यार, आप थोड़ा शांति तो रखिए। आप भूल गए क्या पिछला चुनाव? थप्पड़कांड भूल गए क्या? आप उपचुनाव भूल गए क्या? आप उपचुनाव भूल गए क्या? अरे जीत गए हम, अरे उपचुनाव भूल गए क्या? जीत गए साहब। अब वहाँ क्या वोट चोरी का आरोप लगा लो। किस तरह का वोट चोरी का आरोप और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का बोल दो जनता के सामने। किस तरह से हालात बनाए थे? आप उस चुनाव को याद करना चाह रहे हैं क्या? अच्छी छवि पेश की थी क्या आपके प्रशासन ने कि किस तरह से लोगों को जाके पीटा, घरों में आग लगा दी? इतना ही यही दोहराना चाह रहे थे आप? वही प्रशासन भूल गए आप? एक चुनाव पहले उपचुनाव में क्या किया था आपने? क्या किया था आपने? क्या किया था? नरेश मीणा भी था वही सामने। बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए ना क्या किया था? कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का। चलिए एकलव्य जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेश जी, करण जी, एक मिनट। एकलव्य जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस, एक मिनट जी, आपको वापस से मौका। कांग्रेस पार्टी नहीं थी क्या? मैं तो कह रहा हूँ सुबह से अगर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? 42 गाँव के, सुन लीजिए ना, आप शांत रहिए। 42 गाँव आचार संहिता में सड़क तो 2 साल से विधायक क्या कर रहे थे? ठीक है, एक मिनट, सबको मौका दिया जाएगा। 2018 से 2023 तक तो आपकी सरकार, आपके मंत्री थे ना, क्या कर रहे थे? बताओ, आपके मंत्री क्या
क्या कर रहे थे उस टाइम पे? आपके मुख्यमंत्री, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ गई थी। करेंगे, 42 करेंगे। गांवों के किसान ठीक है, मुआवजे एकलव्य जी। की मांग कर रहे थे, उस पे आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ये एक ऐसा मैं तो पूछ रहा हूँ ना 186 आपसे। करोड़ रुपए खा गए सोयाबीन के नाम से। सोयाबीन की जो फसल अरे वो खराब है, श्रीराम उस पे क्या फाइनेंस हुआ? से 186 किसानों करोड़ के साथ करणवीर जी, कितने सुरेश जी, पैसे प्लीज लगाए? आप लोग किसान डिसिप्लिन आंदोलन मेंटेन लगाया करके था। रखिए। यदि मेरी आवश्यकता ना हो, मेरी आवश्यकता ना हो, सुरेश जी मेरी आवश्यकता नहीं हो तो मैं उठ जाती हूँ। आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए और लड़ लीजिए। हम यहाँ पर ठीक है, ठीक है, एक मिनट, कोई सेम कंपनी प्लीज सुरेश जी, 86 करोड़ रुपए में हो गया। सुरेश अरे भाई, जी, क्या ये क्या लगा रखा सुरेश था? जी, साबित एक हो रहा है कि आपने एक भ्रष्टाचार मिनट, किया। अब कुछ नहीं होगा, लड़ने से कुछ नहीं होगा। जनता ने तो अपना मुझे फैसला सवाल मुझसे दे पूछा दिया है, है। जवाब तो मैं 14 दूंगा ना। तारीख को तस्वीरें दे तो साफ हो दिया, जाएगी। सर। ठीक है एकलव्य जी, मैं आपके पास में आऊंगी। ये चाहते नहीं है कि जनता तक सच जाए। अब जनता की बात करती हूँ। एकलव्य जी बताओ अब क्या जाना। एक मिनट प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। एकलव्य जी अब आपके पास में आऊंगे, हम जनता की बात भी कर लेते हैं। क्या लगता है जो आज दिन भर मतदान की तस्वीरें देखी हैं, जो इतने टाइम से वहां पर तमाम पार्टियों ने मेहनत की, रोड शो हुए, यहाँ तक कि जो नरेश मीणा है उनको लेकर के भी हनुमान बेनीवाल और आप पार्टी के संजय सिंह भी मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर वोट दिया है? क्या इस बार मुद्दा काम करेगा, काम करेगा, या फिर एक इमेज काम करेगी? क्या लग रहा है? देखिए नूपुर जी, जिससे पहले कि इस पे आऊँ, क्योंकि सांकली गांव पे इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई, तो एक छोटी सी बात मैं भी कह दूं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों के दोनों माननीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो अपने अपने पक्ष रखेंगे, परंतु ये जो जनता वहाँ पे विरोध कर रही है ना, मुझे तो लगता है खुद उस जनता को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जब आप वोट सिर्फ इस आधार पे दोगे कि पार्टी कौन सा कैंडिडेट कौन सी जाति का सेलेक्ट करने वाली है, तो फिर ऐसे ही कैंडिडेट आते हैं जो क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपके क्षेत्र में विकास हो और आपके यहाँ सड़कें बने, तो उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करो ना जो विकास की बात करता है और सड़क बनाने की बात करता है। जब वोट देने की बात आती है तो वोट तो जाके हम दे देते हैं उनको जो हमारी जाति के होते हैं। आज देखिए, नरेश मीणा जी जो हैं, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछले जो मतलब 1-1.5 वर्ष में पिछले उपचुनावों में आपने देखा होगा कि जो आचरण रहा, जो भाषा की मर्यादा रही, उसके बाद भी अगर उनका पूरा समाज जाके उनके ही पीछे खड़ा होता है बजाय इसके कि कोई एक साफ छवि के लीडर के, तो फिर तो जनता को आत्मचिंतन करना पड़ेगा ना। और मैं तो इनफैक्ट दोनों पार्टीज को कांग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने ये तय किया कि जिसका ऐसा आचरण है, जिसने भाषा की मर्यादा नहीं रखी, उसको टिकट नहीं दिया। तो और उसके अलावा मुझे फ्रैंकली नूपुर जी, इसमें ऐसा लगता है ये जो पूरा चुनाव रहा है, तीनों ही पक्षों ने इस चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, और चुनाव आयोग ने भी जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है और सुचारू रूप से एकदम उनने सुनिश्चित किया है कि बहुत अच्छे से शांतिप्रिय तरीके से ये चुनाव हुआ है। और मैं वाकई में नूपुर जी, लोग अपने अपने क्लेम्स कर सकते हैं, बट वाकई में ये चुनाव पूरी तरह से फंसा हुआ है, और जो असली पिक्चर है वो हमें 14 तारीख को ही दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल असली पिक्चर 14 तारीख को साफ होगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। सुरेश जी, ये सवाल आपसे भी रहेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी रहेगा, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है। आप लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सुरेश जी, आपके दावों में दम कितना है वो तो 14 तारीख को जनता डिसाइड करेंगी, लेकिन किस आधार पर ये दावे करें, एक बार वो 5 पॉइंट मुझे गिनवा दीजिए। हाँ, 5 पॉइंट में बताऊं। हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि 22 महीने की सरकार जिसने राजस्थान में सुशासन और डेवलपमेंट दिया है, जो हमारे 2023 में घोषणा पत्र में जो वादे थे उसके 80% वादे हमने पूरे कर लिए। एक ईमानदार छवि वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचारी के सामने एक ईमानदार छवि वाला व्यक्ति, एक धनवन वाला व्यक्ति के सामने एक जनमन वाला व्यक्ति, और हमारा संगठन, मजबूत संगठन, ये सब चीजें हैं जिससे हमें जनता में आशीर्वाद देगी। जनता क्यों प्रमोद भाया को चुनेगी? 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता को पता है कि काम कौन करेगी, सरकार करेगी ना, तो जनता उसी को देगी ना साहब। जनता को पता है कि भाई चुन के किसको भेजा जाए जो काम कर सके। अगर भाया को ही देना होता तो वो 2023 में जिता जाते। तो इसलिए जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजेगी, और वो व्यक्ति वहां पे लोकल व्यक्ति है,
सबसे पहली बात है कि उसी व्यक्ति ने वोट डाला है, प्रमोद भाई ने तो वोट ही नहीं डाला वहां पे, क्योंकि वो वहां का व्यक्ति नहीं है, उस विधानसभा का तो व्यक्ति नहीं है। तो जनता ये तो देखेगी ना साहब, मेरा लोकल व्यक्ति है जो वहां का वोटर है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो जनता उसके पक्ष में वोट देगी और निश्चित रूप से उसको जिता के भेजेगी, और वो 3 साल तक काम करेगा। जो कंवर पाल जी ने जो अधूरे काम छोड़े थे उनको, उन कामों को पूरा करेगा। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी 3 पॉइंट ही गिनवाए। आप कितने पॉइंट गिनवाएंगे जिस आधार पर यह दावा करते हैं कि 14 तारीख को जनता हाथ का साथ दे सकती है, या आपको लगता है? नुपुर जी, कांग्रेस की राजनीति सेवा, सत्य और विकास पे चलती है, चाहे युवाओं का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे गरीब तबके का हो, इन सब की बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस किसान से लेकर जवान तक की जो रोजगार की राह है उसकी ओर अग्रसर है। ये लगातार सुशासन की बात कर रहे थे, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये सरकार 22 महीनों के अंदर कुशासन का स्मारक बन चुकी है। भ्रष्टाचार की बात हो, प्रशासन की बात हो, आप देख रहे दिन दहाड़े चौराहों के ऊपर गोली की चलना, लगातार सड़कों के ऊपर लाशें गिरना, अस्पतालों के अंदर मौत होना, स्कूलों के अंदर मौत होना, तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर राजस्थान को अस्त व्यस्त करने का काम। आप देखिए, अखबार उठा के देखिए, रोज चलती है। आप आज गोली चल के सड़कों पे लाशें बिछी रही है, आप देखिए ना, रोज किसी रेस्टोरेंट में गोली चल रही है, आज वहां लाश गिरा दी, आज वहां लाश गिरा दी। आप इस तरह के क्या आप इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई तथ्यों वाली बात करनी चाहिए। सरकार के कि यहाँ पे क्या गोलियां चल के सड़कों पे लाशें बिछ रही हैं। थोड़ा तसल्ली से बैठ के सुनिए। अरे बता रहा हूँ साहब, डायरी पेन लेके लिखिए, डायरी पेन लेके लिखिए, आप गोलियां कब चल रही है, मैं सुना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपने 22 महीने में वो काम किया जो आपने 5 साल में किया। आपने 12,000 सरकारी नियुक्तियां दी हैं। आप बता दो 5 साल में किसी सरकार ने, सुनिए ना, चलो ये बता दो, देव सिंह की गवर्नमेंट ये बताओ सरकारी नियुक्तियां कितनी दी आपने, किसकी सरकार ने उसके 5 साल में कितनी दी? 2 लाख प्रतिवर्ष की बात हुई थी। सुरेश जी, आपको बोलने का मौका मिला। करणवीर जी, सुरेश जी, आपको बोलने का मौका मिला। ठीक है, करणवीर जी, किसके राज में हुई? आपकी सरकार के राज में हुई या नहीं हुई? क्या एक्शन ले लिया? जबरदस्ती झूठ। राहुल गांधी राहुल गांधी दिल्ली में झूठ बोलता है या प्रवक्ता झूठ बोल जाते हैं? अरे भाई, जनता इसीलिए तो नकारती है ना। चलो बार-बार हम चुनाव क्यों जीत रहे हैं? चुनाव क्यों जीत रहे हो? उपचुनाव क्यों जीत रहे हो? उपचुनाव क्यों जीतते हैं? चैनल पे बैठे हो, जनता पसंद नहीं करती। सुन लीजिए शांति से। एकलव्य जी, आपके पास में आऊंगी अस्पताल के मैं। अंदर मौतों का आंकड़ा इन्होंने बनाया, स्कूलों के अंदर मौतों का आंकड़ा इन्होंने बनाया, सड़क पर बेटी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है। और ये बात करते हैं सुशासन की, बात करते हैं सुशासन की। ये सुशासन है आपका, ये सुशासन है आपका, ये सुशासन है आपका। SC ST अत्याचार में 20% कमी अरे आई है। आप लोगों के आप डिबेट करवा रहे ठीक है, हैं। 1 मिनट, मेरा भी गला बैठ जाता है, हम भी तो लगातार मैं कर जब रहे बोल हैं। रहा 1 हूं तो मिनट, कहां तो जरूरत है? आप बोल क्यों लोग बोलते हो? खुद समझदार लोग हैं, जब कोई कह रहा है आप चुप रहिए, सारी डिसिप्लिन समझदारी मेंटेन कांग्रेस की करिए। थोड़ी दिखाएगी, थोड़ा बीजेपी से आप भी मिल जिस लीजिए। मंच पर आते हैं, आप लोगों के व्यक्तित्व को देख करके लगता है कि समझदारी आप लोगों में होनी चाहिए, टोकना नहीं पड़े, ये मैं भी उम्मीद करती हूँ। तो आप शुरुआत तो कीजिए, आप बात पूरी नहीं करने दे रहे। जब मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप बीच में फिर वो बोल जाते हैं। फाइनल कमेंट एकलव्य जी संक्षिप्त में दीजिएगा। धाकड़, गुर्जर, मीणा, इन तमाम फैक्टर को, जातियों के फैक्टर को कैसे देखा जाए, कितना अहम रोल है, संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, जो जातियों का फैक्टर है वो तो है ही नुपुर जी, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है अंता की जनता के सामने जो एक बात आ रही है रख के कि हो सकता है कि मुझे लगता है अगर ये शायद 2028 का चुनाव होता और वहाँ पे अगर जनता को इस सरकार से असंतोष होता तो शायद प्रमोद जैन भाया या कोई और भी कांग्रेस का कैंडिडेट इस चुनाव को स्वीप कर जाता। लेकिन देखिए, जनता भी समझदार होती है। जनता को लगता है कि यदि आज अगर वो सरकार के एक नुमाइंदे को, मतलब रूलिंग पार्टी के एक कैंडिडेट को जिताते हैं तो उनके क्षेत्र के विकास को एक गति मिलने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। वहाँ की वसुंधरा राजे खुद वहाँ पे अपना एक प्रभाव रखती हैं, वहाँ से सांसद हैं ही, अब एक विधायक भी हो जाएं और अगर सरकार भी उसी पार्टी की हो, वहाँ पर रंग लेकर के आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 14 तारीख की तस्वीरों के अंतर्गत जब अंततः की जनता अपना फैसला सुना देगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी
बड़ी ही एनर्जी के साथ में आपने तमाम मुद्दों को रखा, अपनी बातों को रखा है, लेकिन अब सब कुछ जनता के हाथ में है। 14 तारीख को आप और हम एक बार फिर से यहीं पर बैठेंगे और देखना ये होगा कि मैं किसको जीत की बधाई देती हूँ, सच बेधड़क किसको जीत की बधाई देता है। लेकिन फिलहाल जनता ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके वादे और दावों पर विश्वास जताती है।